राजशाही को बहाल करो, देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करो और मुसलमानों देश छोड़ो। वालेंसाह ने सपने में भी नहीं सोचा था कि सत्ता संभालने के कुछ महीने के भीतर ही ऐसे दंगे झेलने पड़ेंगे और ये नारे सुनाई देंगे। 8-9 सितंबर 2025 को ऐसे दंगों की चौखट को पार करके ही, युवाओं का जोश, युवाओं का भरोसा जीत करके ही वालेंसाह ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार को उखाड़ फेंका था। तब जिस आंदोलन को ये लीड कर रहे थे उसे जेनजी प्रोटेस्ट का नाम दिया गया था। युवा सिर्फ इनकी सुन रहे थे, इन्हें भी लगा कि हम जैसा कहेंगे युवा वैसा ही करेंगे। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। 1 साल नहीं गुजरे, नेपाल फिर दंगों की आग में जल रहा है। लेकिन इस बार उसकी शक्ल बदली हुई है, उसकी तस्वीर बदली हुई है। इस बार के जो दंगे हैं वह मधेसी बनाम पहाड़ी के नहीं है, ये सत्ता के खिलाफ भी नहीं है। ये दंगे हिंदू और मुसलमान के बीच में है, ये दंगे सांप्रदायिक हैं। इन दंगों से नारे निकल रहे हैं कि मुसलमान देश छोड़ो, देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करो। 26 जुलाई 2026 को नेपाल के सुनसुरी जिले के देवागंज, जिसे कप्तानगंज भी कहा जाता है, वहां से एक विवाद जन्म लेता है। और विवाद कैसा? कांवड़ यात्रा के दौरान जो डीजे बज रहा था, मस्जिद के सामने से डीजे गुजरा, ले आपस में कुछ कहा सुनी हुई विवाद जन्म लिया। और विवाद देखते ही देखते पूरे सुनसुरी जिले में फैल गया। मस्जिदों को आग लगाया गया, मुसलमानों के कुछ मोहल्ले को चुन चुन करके आग लगाया गया। और फिर ये दंगा सिर्फ सुनसुरी तक ही सीमित नहीं रहा। सलहारी, धनुषा, सिरहा, सप्तरी, ऐसे अगल बगल के सभी जिलों में दंगे भड़क गए। और सिर्फ एक ही नारा बुलंद है आज के डेट में कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करो। आप सब लोग जानते हैं कि नेपाल जमाने तक हिंदू राष्ट्र रहा है, दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र रहा है, यहाँ पे राजशाही रही है। 1768 ईस्वी में पृथ्वी नारायण शाह ने जिस राजशाही की स्थापना की थी, जिस हिंदू राष्ट्र की स्थापना की थी, 2008 में आखिरी राजा ज्ञानेंद्र शाह के साथ वह सब कुछ खत्म हो गया। राजशाही तो खत्म हुई ही हुई, दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र का जो तमगा था, जो पहचान थी, वो भी खत्म हो गया। 1 जून 2001 को एक घटना घटती है। नेपाल के सबसे चहेते राजा में से एक, अच्छा याद रखिएगा कि वहां जो राजा हुए हैं लोग, उन्हें विष्णु का अवतार तक माना गया है। 2001 में वीरेंद्र विक्रम शाह नेपाल के सबसे चहेते राजाओं में से एक थे। 1 जून 2001 को अचानक रात में एक घटना घटती है और पूरे खानदान का नरसंहार हो गया। पूरे खानदान गोलियों से भून डाला गया। आरोप किस पर लगा? उनके बड़े बेटे दीपेंद्र पर। दीपेंद्र का आरोप यह था कि वो जिस लड़की से प्यार करते थे, देवयानी राणा, फैमिली के लोग नहीं चाहते थे कि उससे शादी हो, और ये जिद पकड़े थे कि नहीं उसी से शादी होगी। फिर क्या था, शराब की नशे में इन्होंने गोलियों से सबको भून डाला। राजा वीरेंद्र विक्रम शाह के इकलौते भाई जो बच गए, ज्ञानेंद्र शाह, अब ये राजा बनते हैं। लेकिन इनके सर पे जो ताज सजा, वो कांटों भरा ताज था। नेपाल के लोगों के गले के नीचे ये उतर ही नहीं रहा था कि एक छोटी सी घटना को लेकर के एक लड़की के प्यार में कोई लड़का अपने पूरे खानदान को कैसे भून सकता है। ये किसी के गले के नीचे नहीं उतरा। हालांकि आज भी इस एक कहानी के अलावा कोई और बात निकल करके सामने आई ही नहीं। और आज भी नेपाल के मैक्सिमम लोग, 90% लोग इस कहानी को झूठ ही मानते हैं। लोग, कुछ लोगों ने इन पर भी आरोप लगाया कि इनकी सोची समझी रणनीति थी। खैर जो भी हो, राजा बनते हैं ज्ञानेंद्र शाह, ज्ञानेंद्र विक्रम शाह, कांटों भरा ताज लेकर। ये वो दौर है कि 1990 के बाद से लोकतंत्र बहाली का दौर शुरू हो चुका था। माओवादी आंदोलन शुरू हो चुके थे, वहां चुनाव भी शुरू हो चुका था और पब्लिक इनसे वैसे भी नाराज थी। लोगों को लगता है कि कहीं न कहीं इनकी साजिश थी। तो जिस राजा को विष्णु का अवतार समझा जाता था, आज के डेट में इन्हें महज एक राजा समझा जाता था। वो भी राजा कैसा कि इन्हीं के खिलाफ खड़े होकर के आवाज दिया जा रहा था कि भैया सत्ता छोड़िए, गद्दी छोड़िए। 2008 आते आते दंगे इतने भड़क गए, माओवादी आंदोलन इतना उग्र हो चुका कि आखिर इन्हें सत्ता छोड़नी पड़ी। और इनकी सत्ता छोड़ने के साथ ही नेपाल में राजशाही का भी अंत हो गया और दुनिया का एकलौता हिंदू राष्ट्र भी खत्म हो गया। अब जो नेपाल था वह धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बन चुका था। यानी कि वहां पर जो शीर्ष पे बैठा हुआ व्यक्ति होगा वह भी आम लोगों के द्वारा चुना गया होगा। और 2008 में जो नया नेपाल दिखाई दिया, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, उसके सर्वे सर्वा बनते हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। राजशाही को खत्म करने में इनकी सबसे बड़ी भूमिका थी। ये माओवादी आंदोलन से निकले हुए थे। माना जाता है कि इनका झुकाव कहीं न कहीं चाइना के तरफ था। लेकिन सवाल आज का है, आज जो नेपाल में दंगे भड़के हुए हैं उसके पीछे का कारण क्या है?
4 पॉइंट पे आप नजर दौड़ाइएगा तो आपको बिल्कुल सारी तस्वीर क्लियर नजर आएगी। पहली तस्वीर यह है कि क्या सरकार का इसमें कोई रोल है? सरकार 3 दिन तक सोई क्यों रही? पहले दिन तक जब ये दंगा नहीं था, ये सिर्फ विवाद था, पहले दिन ही सुलझा लिया गया होता, ये सारी परेशानी खत्म हो गई। 3 दिन तक सरकार इंतजार करती रही कि पूरा मधेशी प्रांत जो है ये दंगे में डूब जाए या भारत की जो सीमा है ये पूरी तरह से अशांति में डूब जाए, तब हम कदम उठाएंगे। तो पहली अंगुली सरकार पर है, इस पर भी नजर दौड़ाएंगे। दूसरे पॉइंट पर नजर दौड़ाया जाएगा कि क्या इसमें चाइना का कुछ इनपुट है? ये मधेसी प्रांत के बहुत सारे लोगों का कहना है कि चाइना की कुछ शक्तियां जो नेपाल में काम कर रही हैं, वो चाह रही हैं कि भारत और नेपाल की सीमा पर लगातार अशांति बनी रहे और लगातार दंगे होते रहे। जब से नया संविधान लागू हुआ है, जब से राजशाही अंत हुआ है, तब से आप देखेंगे कि भारत और नेपाल की सीमा पर लगातार अशांति बनी हुई है। और तीसरे पॉइंट पर नजर दौड़ाएंगे कि जो पार्टियां चाइना समर्थित हैं, जो माओवादी समर्थित हैं, वो कहती हैं कि ये जो भारत और नेपाल की सीमा पे जो लगातार दंगे बढ़ रहे हैं, लगातार अशांति बनी है, इसमें भारत की दखलंदाजी है। भारत चाह रहा है कि नेपाल अशांति की आग में चलता रहे। इसमें भारत का क्या इनपुट है, इस पर भी नजर दौड़ाएंगे। और चौथा पॉइंट यह है कि क्या नेपाल के लोग सच में चाह रहे हैं कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए? क्या राजशाही फिर बहाल हो जाए? इन चारों पॉइंट पे अगर आप नजर दौड़ा लें और छोटी छोटी बात को समझ लें तो आपको पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। 2015 में नेपाल का पहला संविधान लागू हुआ और वो संविधान बताता है कि नेपाल धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। अब 2015 के बाद से भारत और नेपाल की सीमा पर नई नाकाबंदी लागू की गई। अब 2 बातें समझ में आपको आ गई। एक तो नेपाल को धर्मनिरपेक्ष बना दिया गया, हिंदू राष्ट्र का खात्मा कर दिया गया, और दूसरे है भारत और नेपाल की सीमा पर नाकाबंदी कर दी गई। अब जितने भी लोग नेपाल की सीमा पर रहते हैं उनके लिए एक ये फांसी के फंदे से कम नहीं था। भाई, भारत और नेपाल के जो रिश्ते हैं वो रोटी बेटी का रिश्ता है, कहावत बचपन से सुना गया है। यहाँ के लोगों की शादी नेपाल में, नेपाल के लोगों की शादी यहां होती। तो फिर अचानक 2 आपको ऐसे फरमान सुनाई देते हैं। एक तो सीधा सीधा ऊपर से फरमान आता है कि नेपाल जो है हिंदू राष्ट्र नहीं रहा, अब धर्मनिरपेक्ष हो गया। दूसरा फरमान ही सुनाई देता है कि भारत और नेपाल की सीमा पे अब सख्ती बढ़ा दी जाएगी, वहां एक नई फोर्स तैनात कर दी जाएगी, अब ये चेकिंग होगी, वो चेकिंग होगा, ये दिखाना पड़ेगा, वो दिखाना पड़ेगा। तो लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश तो आएगा। और उसी के साथ नेपाल की सत्ता पे जो काबिज होता है उसका झुकाव कहीं ना कहीं आप चाइना की तरफ देखते हैं। पूरे माओवादी आंदोलन से निकला हुआ ये प्रोटेस्ट था, और जो सत्ता बदली राजशाही का अंत हुआ उसके पीछे कहीं ना कहीं माओवादी आंदोलन काम कर रहा था। तो जाहिर सी बात है कि चाइना की तरफ उसका झुकाव तो होगा ही होगा। मई 2017 में नेपाल ने आधिकारिक तौर पर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर कर दिया। अब ये BRI चाइना का प्रोजेक्ट क्या है, जरा उसको समझ लीजिएगा। चीन के द्वारा नेपाल में ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क डेवलप करना, रेल प्रोजेक्ट डेवलप करना, सड़क, ऑप्टिकल फाइबर, बिजली ट्रांसमिशन लाइनें बिछाना, ये सारा का सारा काम अब चाइना करेगा नेपाल में, और नेपाल के प्रधानमंत्री जाकर के उस पर हस्ताक्षर करते हैं मई 2017 में। 2015 में सीमा विवाद के बाद, यानी कि भारत और नेपाल की सीमा पे जो सख्ती बढ़ाई गई, जो नाकाबंदी बढ़ाई गई, उसके जस्ट बाद केपी शर्मा ओली मार्च 2016 में बीजिंग का दौरा करते हैं और चीन के साथ ऐतिहासिक ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करते हैं। अब ये कौन सा एग्रीमेंट था, अब इसको देख लीजिएगा। चीन के 4 समुद्री बंदरगाह और 3 शुष्क बंदरगाहों को नेपाल अब यूज कर सकता है। यूज कर सकता है का मतलब यह है कि उन बंदरगाहों के थ्रू नेपाल दूसरे देश के साथ व्यापार कर सकता है। अब इसके बाद से अब तक नेपाल जो है इंडिया पे डिपेंड था, अब इंडिया पे डिपेंड नहीं रहा। अब उसको चाइना ने रास्ता दे दिया, आओ भैया दुनिया में व्यापार करो हमसे। अब इसके बाद पोखरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और भैरहवा का लुम्बिनी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इस पे जितना भी निर्माण कार्य होना था, जो भी डेवलपमेंट के काम होने थे, जो भी कंस्ट्रक्शन के काम होने थे, सब चाइनीज कंपनियों के हाथ में आ गए। तिब्बत सीमा से जोड़ने वाले राजमार्गों का जो चौड़ीकरण करना था, काठमांडू रिंग रोड पे सुधार करना था, ये जो भी परियोजनाएं थी सब चाइनीज कंपनियों के हाथ में आ गई। त्रिशूली और ऊपरी तामाकोसी जैसी प्रमुख जल विद्युत परियोजना हुआ, इसमें चीनी निवेश शामिल हुआ। माली रेल नेटवर्क जो केरुंग से काठमांडू तक रेल लाइन बिछाने का जो प्रोजेक्ट है, उसमें चाइना का निवेश हुआ। अब ये सब कुछ आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नेपाल का झुकाव कहीं न कहीं चाइना की तरफ लगातार बढ़ता चला गया। 2017-18 में जब केपी शर्मा ओली और प्रचंड की पार्टी
का आपस में विलय हुआ और एक नई पार्टी का जन्म हुआ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। तो जाहिर सी बात है यह किसके प्रभाव में गठित हुआ? यह चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का सीधा सीधा इस पर प्रभाव था। और उससे मजेदार बात यह है कि इन दोनों लोगों के बीच में जब विवाद फिर हुआ, 2-3 साल के बाद से जस्ट विवाद हुआ, ये 17-18 में ये लोग आपस में मिल रहे हैं और 2020 में आपस में अनबन हुआ, टकराव भी हुआ। तो फिर मध्यस्थता कौन कर रहा है ये जरा देखिएगा। चीनी राजदूत हाउ यांकी दोनों को बुलाते हैं, एक मंच पर बैठाते हैं और दोनों में समझौता कराते हैं। तो विवाद हुआ तो समझौता कौन करा रहा है? चाइना। तो पूरी तस्वीर आपको साफ साफ क्लियर हो गई होगी कि नेपाल में कहीं ना कहीं चाइना का दखल पहले से ज्यादा बढ़ चुका है। अब दूसरा पॉइंट यह था, मैंने कहा था कि क्या वहां की पब्लिक, वहां की आबादी, वहां जो लोग भी आज के डेट में कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित करो, मुसलमानों देश छोड़ो और राजशाही को बहाल करो, तो क्या सच में वहां की पब्लिक ऐसा चाह रही है? तो जरा उस पर भी नजर दौड़ा लें। 2001 मैंने कहा ना कि नेपाल के सबसे चहेते राजा में से थे वीरेंद्र विक्रम शाह, 2001 में थे वे। तो 2001 की जो जनगणना हुई थी, जरा उन जनगणना पर नजर दौड़ा लीजिए और आज जो वहां के हालात हैं, यानी कि 2021 की जनगणना के आंकड़े जो कहते हैं, जरा दोनों को कंपेयर करके आपस में देखिएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार हिंदू आबादी जो थी वह 80.62% थी और 2021 में वो बढ़कर के होती है 81.19%, यानी कि जो आबादी बढ़ी हुई आपको दिखाई देती है वो 1% भी नहीं है। फिर दूसरे नंबर पे है बौद्ध। बौद्ध 2001 के आंकड़े कहते हैं कि वो 10.74% थे और 2021 के आंकड़े कहते हैं कि वो 8.21% है, यानी कि उनकी आबादी 2% घट गई है। तीसरे नंबर की आबादी वाला जो वहां धर्म है वो है इस्लाम, यानी कि मुसलमान। 2001 के आंकड़े बताते हैं कि 4.20% इनकी आबादी है और 2021 के आंकड़े बताते हैं कि 5.09% आबादी है, यानी कि इनकी भी आबादी 1% नहीं बढ़ी हुई है। यानी कि हिंदू आबादी भी 1% नहीं बढ़ी है, मुस्लिम आबादी भी 1% नहीं बढ़ी है। इसके अलावा 2001 के आंकड़े बताते हैं कि किरात जो चौथे नंबर पे 3.6%, ईसाई 0.45%, वो ऐसे अन्य भी थे। 2021 के आंकड़े बताते हैं कि एक ईसाई आबादी जो है 1.76% बढ़ गई। अगर परसेंटेज की बात कीजिएगा तो सबसे ज्यादा अगर आबादी बढ़ी है तो ईसाई की बढ़ी है, फिर प्रकृति, फिर बोन, जैन, सिख, ऐसे ये सब कुछ बढ़े हुए हैं। तो ये आबादी कोई बहुत ज्यादा आपको बढ़ी हुई किसी की नहीं दिखाई देती है। अब ये आबादी के आंकड़े हैं, मैंने दोनों कंपेयर आपसे कर दिया। ये तब के आंकड़े हैं जब राजशाही थी, जब नेपाल हिंदू राष्ट्र था, और ये तब के आंकड़े हैं जब नेपाल हिंदू राष्ट्र नहीं है और नेपाल में राजशाही भी नहीं है, नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। अब दोनों का कंपेयर कर लीजिएगा, जनसंख्या में कितना अंतर आया हुआ है। अब नेपाल में जो लोग ये मांग कर रहे हैं कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, तो क्या सच में पूरी पब्लिक की डिमांड कर रही है? जरा उस पर भी एक नजर दौड़ा लीजिएगा। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, इसे लीड करते हैं राजेंद्र लिंगदेन, वहां की राजनीतिक पार्टी है। 2022 के आम चुनाव में इन्हें 14 सीटें मिली थी, लेकिन 2026 के चुनाव में इन्हें सिर्फ 5 सीटें मिली है। एक और पार्टी है जो नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी नेपाल, इनसे ही टूट के ये अलग हुए थे। इनको लीड करते हैं कमल थापा, इन्हें कभी आज तक आम चुनाव में कोई सीट नहीं मिली है। इसके अलावा कुछ ऐसे संगठन भी हैं जैसे संयुक्त हिंदू मोर्चा, हिंदू सम्राट सेना या दुर्गा प्रसाई का अभियान हुआ। ये वो लोग हैं या ये वो पार्टियां हैं जो नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती हैं। इनका जनाधार अगर आम चुनाव के वोट प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो कुल प्रतिशत इनका 3 से 5 या 6% के आसपास है। लेकिन वहीं पर जो लोग ये चाहते हैं कि नेपाल हिंदू राष्ट्र ना बने, धर्मनिरपेक्ष रहे और नेपाल में राजशाही कभी ना लौटे, वो जरा देख लीजिएगा वो कौन कौन है। तो नेपाली कांग्रेस, ये अभी जो 26 का चुनाव हुआ है, वालेन शाह की पार्टी जब आई है, इससे पहले ये नेपाल की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, नेपाली कांग्रेस। इसके कुल वोट शेयर में लगभग 25 से 27% हिस्सा हमेशा रहा है। दूसरे नंबर की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूएमएल, इसी के सबसे बड़े नेता है केपी शर्मा ओली। इनका भी वोट परसेंटेज के अगर देखा जाएगा तो 26 से 28% लगातार कहीं ना कहीं बना रहता है। तीसरे नंबर की पार्टी है पुष्प कमल दहल प्रचंड की पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, नेपाल में राजशाही का अंत करने और धर्मनिरपेक्ष नेपाल बनाने में सबसे बड़ा रोल इन्हीं का था, मैंने बताया है। इनका भी वोट शेयर अगर देखा जाए तो 11 से लगभग 13-14% अक्सर बना रहता है। लेकिन 2022 में एक पार्टी बनती है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी और नेता है वालेन शाह। ये 2026 के चुनाव में कदम रखते हैं और एक झटके में ही पूरे नेपाल की जितनी भी पार्टियां सबको साफ कर देते हैं।
कुल 47% की हिस्सेदारी ला करके नेपाल में प्रचंड बहुमत की सरकार इन्होंने बनाया। इसके अलावा भी कोई छोटी छोटी पार्टियां हैं, जैसे जनता समाजवादी पार्टी है, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी है और जनमत पार्टी है। ये कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो चाहती हैं कि नेपाल धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बना रहे। ये राजशाही के खिलाफ है, ये हिंदू राष्ट्र के खिलाफ है और इनका जो कुल वोट शेयर की बात करें तो ये 90% से ज्यादा हो जाता है। तो अगर वोट शेयर के नजरिए से देखेंगे तो आपको लगेगा कि पूरी पब्लिक तो नहीं चाह रही है कि नेपाल में राजशाही आए या नेपाल हिंदू राष्ट्र बने। तो सवाल यहीं से पैदा होता है कि जब सरकार खुद ही नहीं चाह रही है कि नेपाल हिंदू राष्ट्र बने, अगर वालेंसा खुद ही नहीं चाह रहे हैं, तो फिर ये जो दंगा भड़का या फिर विवाद जन्म लिया तो 3 दिन तक सोए क्यों थे? वो चाहते तो पहले ही दिन ही खत्म हो गया होता। 3 दिन बाद जो फोर्स लगाई गई, ये पूरा का पूरा ये मधेश प्रांत, ये जो भारत और नेपाल की सीमा का जो हिस्सा है, ये पूरी तरह से दंगे में जब जल उठा तब फोर्स लगाई गई। अगर ये पहले लगा दिए होते दंगे तो नहीं हुए होते। तो भी समझ लीजिए कि आखिर ये सोचते क्या है। ये वही वालेंसा है, जरा इनको अच्छे से देख लीजिएगा। वालेंसा ये नेपाल के प्रधानमंत्री, युवा आइकॉन। जब 2026 के चुनाव में कदम रखे तो नेपाल के लिए आइडियल थे, लेकिन उससे पहले इन्होंने एक मैप जारी किया था ग्रेटर नेपाल का। इंडिया तो उसी दिन समझ गया था, भारत उसी दिन समझ गया था कि इनकी विचारधारा क्या है। इन्होंने ग्रेटर नेपाल का मैप जारी किया था और अपने ऑफिस में ग्रेटर नेपाल का मैप लगाया था। अब देखिए, रियल में यूं तो नेपाल आज की डेट में यही है नेपाल, और इसकी जो सीमा निश्चित हुई है वो सुगौली की संधि से बनी है। लेकिन नेपाल के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उसमें एक वालेंसा भी हैं, जो कहते हैं कि सुगौली की संधि हम नहीं मानते हैं। और एक सपना है, एक उम्मीद है कि कल हम ग्रेटर नेपाल लेकर के रहेंगे, ग्रेटर नेपाल बना करके रहेंगे। तो ग्रेटर नेपाल में है क्या चीज देख लीजिएगा। ये पूरा का पूरा उत्तराखंड, ये पूरा हिमाचल प्रदेश नेपाल में दिखाया गया है। ये आधे से ज्यादा बिहार और आधा से ज्यादा ये पश्चिम बंगाल और पूरा का पूरा सिक्किम, ये सब नेपाल के मैप में दिखाया गया है। इस मैप को जारी करने के पीछे आखिर इरादा क्या था? दरअसल मैंने कहा ना कि 2015 के बाद से लगातार भारत और नेपाल के रिश्ते में तलखी बढ़ती चली गई। किसी जमाने में ये जो डायलॉग है ना कि रोटी बेटी का रिश्ता, ये किसी जमाने में बड़ा अच्छा लगता था। आज की डेट में कहीं ना कहीं इसमें एक खाई पैदा हो गई है और उस सरकार का झुकाव ज्यादातर लगता है ऐसा कि चाइना की तरफ है। वो पॉलिटिकल नजर से देखा जाए या फाइनेंशियल नजर से देखा जाए, सोशल लेवल पे देखेंगे, सामाजिक लेवल पे देखेंगे तो लगेगा कि भारत और नेपाल के रिश्ते बड़ी मजबूत है। तो हो सकता है कि सरकार खुद ही ऐसा चाहती हो। भारत और नेपाल की सीमा पर जितनी ज्यादा अशांति बढ़ेगी, ये दंगे जब बढ़ेंगे तो इसे और ज्यादा सील करना पड़ेगा। और एक हो सकता है कि चाहत हो कि भारत और नेपाल की जो सीमा है उसे और ज्यादा मजबूती के साथ सील कर दिया जाए और उस पर और ज्यादा सख्ती बढ़ती जाए। तो सख्ती कब बढ़ती जाएगी भाई? जब ये सीमा अशांति हो जाएगी तभी तो इस पर सख्ती बढ़ती जाएगी। हो सकता है उसकी चाहत। बार बार आखिर आप खुद सोचिए कि सारे के सारे दंगे आखिर यही क्यों होते हैं? हो कहा जा सकता है, मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो बातें निकल करके आती हैं उसमें ऐसा लगता है कि सरकार की ये सोची समझी एक रणनीति थी। अब दूसरी बात यह है कि इस प्रांत के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि चाइना की बहुत सारी शक्तियां आज की डेट में नेपाल में इन्वॉल्व है और वो खुद चाहती हैं कि यहां पर अशांति बनी रहे। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ के देखेंगे तो हो भी सकता है चाइना भी इसमें दखल देता हो और चाइना भी चाहता हो कि ये वाला हिस्सा, ये भारत और नेपाल की सीमा जितनी ज्यादा अशांति के दौर से गुजरेगी, फिर भारत और नेपाल के रिश्तों के बीच में खाई उतनी ही चौड़ी होती चली जाएगी। और तीसरा एंगल यह है कि यहाँ की जो पार्टियां ये माओवादी विचारधारा की हैं, उनका सीधा आरोप है कि भारत चाह रहा है कि यहाँ पे लगातार दंगे होते रहे। यहाँ पे जो दंगे हो रहे हैं वो भारत की वजह से हो रहा है। उन लोगों का स्टेटमेंट यह है कि यहाँ पे जब कुछ होता है तो भारत इसमें कूद पड़ता है, भारत में विरोध खड़ा हो जाता है। तो भाई सीधी सी बात है, भारत के रिश्ते यहां से हैं तो यहां पे जो कुछ भी होगा तो उसका असर तो भारत पे पड़ेगा। तो यहाँ की वो पार्टियां जो माओवादी समर्थित हैं वो कहती हैं कि यहाँ पे जितने ज्यादा दंगे हो रहे हैं वो भारत की वजह से हो रहे हैं। अब वो तर्क ये देते हैं कि नेपाल में जो भी दंगे होते हैं, छोटे हो बड़े हो जो भी हो, वो भारत और नेपाल की सीमा पर ही क्यों होते हैं, बाकी इतने नेपाल में वो दंगे क्यों नहीं होते हैं? तो कहीं ना कहीं इसमें भारत की दखल अंदाजी है। खैर बात जो भी हो, रीजन जो भी हो, इतनी बात तो दावे के साथ कही ही जा सकती है कि भारत और नेपाल के रिश्तों के बीच
खाई को और चौड़ी करने के लिए कोई ना कोई शक्ति तो यहां काम कर ही रही है। ये लगातार यहां दंगे भड़क रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि नेपाल हिंदू राष्ट्र बनेगा कि नहीं बनेगा, मुझे नहीं मालूम कि नेपाल में राजशाही बहाल होगी कि नहीं होगी, लेकिन इतना जरूर है कि भारत और नेपाल के रिश्तों के बीच जो खाई है वह लगातार चौड़ी होती चली जा रही है। अभी तो नेपाल जाने कि कौन सी शक्ति यहां पे काम कर रहा है, लेकिन जितनी जल्दी नेपाल इन दंगों से बाहर निकले, नेपाल के हक में उतना ही अच्छा। तो हम सबकी उम्मीदें नेपाल से जुड़ी हुई हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई हैं कि भाई जितनी जल्दी हो सके यहाँ के दंगों को शांत कीजिए। खैर, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मैंने जितने पॉइंट गिनाए हैं, पहला यह है कि इसमें भारत का इनपुट है, दूसरा यह है कि इसमें चाइना का इनपुट है, तीसरा यह है कि वहां की सरकार खुद ही चाह रही थी कि वहां दंगे हो जाए ताकि शांति बनी रहे, और चौथा यह भी था कि क्या सही में वहां के लोग चाह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, या फिर थोड़ी सी आबादी है जो सड़कों पे तो ज्यादा दिखाई देती है लेकिन रियल में वो इतनी ताकतवर आबादी नहीं है कि जिसकी आवाज काठमांडू तक जाए। कमेंट करके बताइएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। मिलते हैं समझदार टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।